मनुष्य का श्वसन तंत्र। मनुष्य का श्वसन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। इन अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग लंग्स का होता है, जहाँ पर गैसों का विनिमय अर्थात एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इस कारण इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। मनुष्य में नासिका छिद्र अर्थात नॉस्ट्रिल्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंग। नॉस्ट्रिल। मनुष्य में नासिका मुख्य द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसमें दो लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल और नेयर्स होते हैं, जो अंदर की ओर दो अलग अलग दाएं एवं बाएं नासिका वेश्मों अर्थात नसल चैम्बर्स में खुलते हैं। दोनों नासिका वेश्म एक ऊंची लंबवत अस्थि की बनी नासा पट्टिका अर्थात नसल सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। नासिका वेश्म नसल चैम्बर का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है उसे वेस्टिब्यूल कहलाता है। इस भाग में समान रोम छिद्र त्वचा हेयरी स्किन का अस्तर होता है। वेस्टिब्यूल पीछे नासा वेश्म अर्थात नसल चैम्बर का छोटा ऊपरी भाग ओल्फैक्टरी रीजन तथा मध्य और निचला भाग रेस्पिरेटरी रीजन कहलाता है। मनुष्य में घ्राण क्षेत्र अर्थात ओल्फैक्टरी रीजन अत्यंत छोटा होता है, जिसके कारण मनुष्य में सूंघने की क्षमता कुछ निम्न स्तनधारियों की तुलना में कम होता है। नासिका वेश्म की द्वार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसे कॉनके कहते हैं। नासिका वेश्म में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का अस्तर होता है, जो म्यूकस का स्राव करते हैं। श्वसन तंत्र में स्थित श्वसन एपिथेलियम रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के नीचे महीन रक्त कणिकाओं का जाल फैला रहता है। नासिका वेश्म अंदर की ओर फेरिंग्स में ग्लॉटिस के समीप खुलता है। फेरिंग्स कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वर यंत्र में खुलती है। स्वर यंत्र अर्थात लैरिंग्स श्वसन मार्ग का वह भाग जो फेरिंग्स को श्वास नली से जोड़ता है लैरिंग्स कहलाता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि का उत्पादन करना है। ध्वनि उत्पादन के अतिरिक्त यह खांसने, निगलने, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन मार्ग की सुरक्षा करने में सहायक होता है। स्वर यंत्र के प्रवेश द्वार पर एक पतला एवं पत्ती के समान वाल्व होता है, जिसे एपीग्लॉटिस कहते हैं। जब कुछ अंदर निकलना होता है तो एपीग्लॉटिस द्वार बंद कर लेता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। यह क्रिया स्वतः संपन्न होती है। श्वास नली अर्थात ट्रैकिया। लैरिंग्स ट्रैकिया से जुड़ा होता है। दूसरे शब्दों में लैरिंग्स पीछे की ओर श्वास नली या ट्रैकिया में खुलता है। श्वास नली लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी, जिसका व्यास 16 mm होता है। श्वास नली की पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से उपास्थि के बने अपूर्ण वलय अर्थात इनकम्प्लीट रिंग्स क्रम से इसकी संपूर्ण लंबाई में सजे होते हैं। ये वलय श्वास नली से वायु के बाहर निकलते समय उसे पिचकने से रोकते हैं। ट्रैकिया नीचे की ओर थोरैसिस कैविटी में पहुंचती है, जहां यह विभाजित होकर दो ब्रोंकाई में बंट जाती है। ब्रोंकाई में भी ट्रैकिया की तरह कार्टिलेजियस रिंग्स होते हैं। प्रत्येक ब्रोंकाई लंग्स में प्रवेश कर तुरंत ब्रोंकियोल्स में विभाजित हो जाती हैं।
नासिका में ब्रोंकाई तक श्वसन तंत्र का संपूर्ण आंतरिक भाग सिलिएटेड एपिथेलियम का बना होता है। लंग्स के अंदर प्रत्येक श्वसनिका अर्थात ब्रोंकाई पुनः पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें वायु कोशिका वाहिनी अर्थात एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। ये वाहिनियाँ अनेक छोटे छोटे एल्वियोल्स अर्थात एयर सैक्स और एल्वियोली में खुलती हैं। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में ऐसे करीब 3×10⁸ वायुकोश पाए जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए लगभग 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होती है। लंग्स मनुष्य के वक्षगुहा अर्थात थोरैकिक कैविटी में एक जोड़ी शंक्वाकार फेफड़े होते हैं। मनुष्य का फेफड़ा स्पंजी गुलाबी थैली नुमा रचना है, जो हृदय के इधर उधर प्लूरल कैविटी में स्थित होता है। प्लूरल कैविटी के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है, जिसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। लंग्स और प्लूरा के मध्य म्यूकस जैसा चिकनी तरल पदार्थ पाया जाता है, जो फेफड़े के फैलने और फिर वास्तविक रूप में लौटने से होने वाले घर्षण को कम करता है। मनुष्य के प्रत्येक फेफड़े में 300 करोड़ एयर सैक्स या एल्वियोली होते हैं। 300 करोड़। दाएं फेफड़ा थोड़ा लंबा एवं बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है। दायां फेफड़ा 3 पालियों अर्थात लॉब्स एवं बायां फेफड़ा 2 पालियों का बना होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन फेफड़ों की सुरक्षा करते हैं। फेफड़े कुंचनशील होते हैं और यदि हम श्वास नली में फूंक मारे तो फेफड़े गुब्बारे की भांति फैल जाते हैं। वक्षीय गुहा के पसलियों के संकुचन एवं शिथिलन से वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ता है एवं घटता है, जिसके कारण वायु फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। डायफ्राम वक्षीय गुहा का निचला फर्श एक पतले पट्टी द्वारा बंद रहता है, जिसे डायफ्राम कहते हैं। यह वक्ष एवं उदर के बीच गुंबद के समान पेशी सेप्टम है। यह देह गुहा को 2 भागों में बांटता है, अग्रवक्ष गुहा एवं पश्च उदर गुहा। यह वक्ष गुहा की तरफ उठा रहता है। एक्सहेलेशन के समय डायफ्राम संकुचित हो जाता है। पसलियाँ तथा परसुक पेशियाँ स्तनधारियों में वक्ष गुहा एक बंद बक्से के समान गुहा है, जो वक्ष और कशेरुक दंड अधर तल पर स्टर्नम पार्श्व और पसलियों से पश्च और डायफ्राम से अग्र और गर्दन से घिरी होती हैं। आसपास की पसलियों के बीच 2 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं। इन्हें एक्सटर्नल इनर कोस्टल मसल तथा इंटरनल इनर कोस्टल मसल कहते हैं। कृत्रिम श्वसन जल में डूबने या बिजली का करंट लगने पर जब किसी व्यक्ति की श्वसन क्रिया रुक जाती है तो कृत्रिम श्वासोच्छ्वास की क्रिया का सहारा लेना पड़ता है। इसके द्वारा फेफड़ों में पुनः संचालन अर्थात वेंटिलेशन संभव हो पाता है। कृत्रिम श्वसन निम्न चरणों में किया जाता है। अमुक व्यक्ति को पीठ के बल लिटाकर उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखकर उसे ऊपर उठाना चाहिए, जिससे उसकी गर्दन खींच जाए और वायु मार्ग खुल जाए। व्यक्ति की नाक को अंगुलियों की सहायता से बंद करके अपना मुख रखकर फूंक मारना चाहिए, जिससे उसके फेफड़े फूल जाएं। तीसरा है अब मुख को हटा लेना चाहिए, जिससे निःश्वसन संभव हो सके। यह किसी एक
यह क्रिया 1 मिनट में 10 से 15 बार करनी चाहिए। इस प्रकार उस व्यक्ति में पुनः श्वसन क्रिया प्रारंभ हो सकती है। इस प्रकार इस विधि के द्वारा प्रथम उपचार के रूप में दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। निःश्वसन तथा उच्च श्वसन में अंतर। इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। यह वायुमंडल की वायु का फेफड़ों में प्रवेश की क्रिया है। यह फेफड़ों से वायु का फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया है। इससे फेफड़ों में वायुदाब कम होता है। इससे फेफड़ों में वायुदाब अधिक होता है। इसमें डायफ्राम की अरीय पेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे डायफ्राम चपटा हो जाता है। अरीय पेशियां इसमें शिथिल हो जाती हैं, जिससे डायफ्राम गुंबद के समान होता है। बाह्य अंतरापरशुक पेशियां तथा अंतःपरशुक पेशियों के इंटरकॉर्टिलेजिनस भाग सिकुड़ते हैं, जिससे वक्षकंडी बाहर की ओर खींच जाती है। अंतरापरशुक पेशियों के सिकुड़ने तथा बाह्य अंतरापरशुक पेशियों के शिथिलन से वक्षकंडी अंदर की ओर खींच जाती है। इसमें प्लूरल कोशिकाओं का आयतन अधिक होता है। इसमें प्लूरल कोशिकाओं का आयतन कम होता है। श्वसन भागफल। श्वसन क्रिया के दौरान उपयोग में लाई गई संपूर्ण ऑक्सीजन एवं इस दौरान उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड के गैसीय विनिमय अनुपात को श्वसन रेस्पिरेशन क्वोशेंट कहते हैं, अर्थात RQ कहते हैं। श्वसन भागफल रेस्पिरेशन क्वोशेंट बराबर ऑक्सीजन का कुल उत्पादन बटा कार्बन डाइऑक्साइड का कुल उत्पादन, ऑक्सीजन का कुल उत्पादन। विभिन्न भोज्य पदार्थों के लिए श्वसन भागफल अर्थात RQ का मान भिन्न भिन्न होता है। यह एक तरह का मापन है जिसको देखकर उसमें प्रयुक्त होने वाले खाद्य पदार्थों की पहचान की जाती है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का अपना निश्चित RQ होता है। कार्बोहाइड्रेट का RQ 1 होता है, वसा का 0.1 अर्थात 1 से कम, कार्बनिक एसिड का 4 अर्थात 1 से अधिक, प्रोटीन का 0.8 अर्थात 1 से कम। कार्बोहाइड्रेट का 1 है, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 1 प्रोटीन और लिपिड्स का कम होता है तथा कार्बनिक एसिड का अधिक होता है। उत्सर्जन तंत्र। शरीर कोशिकाओं से वर्ज्य अर्थात वेस्ट या विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि को उत्सर्जन अर्थात एक्सक्रेशन कहते हैं। इससे वैसे अंग जो उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और सहायता पहुंचाते हैं उन्हें एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस के फलस्वरूप शरीर में एकत्रित जटिल यौगिकों का विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और कुछ अपशिष्ट पदार्थ शेष रह जाते हैं। यह अपशिष्ट पदार्थ व्यर्थ होने के साथ साथ हानिकारक तथा विषाक्त अर्थात पॉइजनस भी होते हैं, जो जीवित कोशिका के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। इन पदार्थों का शरीर में अधिक समय तक रहने पर मेटाबॉलिक की क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न रोग भी हो सकते हैं। अतः इन अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन आवश्यक है। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग आते हैं: किडनी, लंग्स, स्किन, लीवर, इंटेस्टाइन। किडनी। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी किडनी होती है, जो रुधिर परिसंचरण से उत्सर्जित पदार्थों को हटाने साथ साथ रुधिर में लाभदायक तत्वों को बनाए रखने के लिए भलीभांति अनुकूलित होते हैं। किडनी सेम के बीज के आकार के होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में पीठ की ओर कमर के क्षेत्र में
वर्टेब्रल कॉलम के दोनों ओर एक एक वृक्क होते हैं अर्थात किडनी होती हैं। इसके चारों तरफ पेरिटोनियम नामक एक झिल्ली होती है। वयस्क मनुष्य में प्रत्येक किडनी 4 से 5 इंच लंबी तथा 2 इंच चौड़ी और 1.5 इंच मोटी होती है। इसका भार लगभग 140 ग्राम होता है। इसका बाहरी धरातल कॉन्वेक्स होता है तथा इसका भीतरी धरातल कॉनकेव होता है। वृक्क चारों ओर से मोटी वसा परतों द्वारा आच्छादित होते हैं जो उसकी सुरक्षा करती हैं। वृक्क की भीतरी अवतल सतह हाइलम कहलाती है। वृक्क को लंबवत अर्थात लेंथवाइज काटने पर यह 2 भागों में विभाजित हो जाती है। बाहरी भाग जो अपेक्षाकृत पतला होता है कॉर्टेक्स कहलाता है और जबकि भीतरी भाग मोटा 2/3 भाग मेडुला कहलाता है। मेडुला कॉनकेव शेप्ड रचनाओं से भरा होता है जिन्हें पिरामिड कहते हैं। बाहरी पिरामिडें एक थैली नुमा गुहा में दिष्ट अर्थात डायरेक्टेड रहती हैं। यह गुहा वृक्क की भीतरी अवतल धरातल पर स्थित होता है। इस गुहा को वृक्क पेल्विस अर्थात रीनल पेल्विस कहते हैं। वृक्क पेल्विस में एक लंबी तथा संकरी वाहिनी निकलती है जिसे यूरेटर कहते हैं। दोनों ओर की यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं। प्रत्येक किडनी में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं अर्थात माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन को एक्सक्रीटरी यूनिट्स भी कहा जाता है। यह नेफ्रॉन ही रुधिर के रासायनिक संगठन अर्थात केमिकल कंपोजिशन का वास्तविक नियंत्रण करते हैं। नेफ्रॉन की संरचना। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा संरचना होती है जिसे बोमेन अर्थात बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल कॉर्टेक्स क्षेत्र में स्थित होते हैं। इस बोमेन कैप्सूल से एक सूक्ष्म कुंडलित नलिका निकलती है जो सीधी होकर वृक्क पेल्विस में प्रवेश करती है। इसके पश्चात यह नलिका चौड़ी होकर एक पास अर्थात लूप बनाती है जिसे हेनल लूप कहते हैं। उसके बाद यह नलिका फिर किडनी के कॉर्टेक्स भाग में चली जाती है। कॉर्टेक्स भाग में यह फिर से कुंडलित हो जाती है और तब यह एक बड़ी वाहिनी में खुलती है जिसे कलेक्टिव डक्ट कहते हैं। कलेक्टिव डक्ट एक सीधी नली होती है जिसमें कई नेफ्रॉन की नलिकाएं खुलती हैं। यह द्रव को किडनी पेल्विस में ले जाती है। सभी संग्राहक वाहिनियां किडनी पेल्विस में खुलती हैं। किडनी पेल्विस से एक वाहिनी जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं निकलती है जो मूत्राशय में खुलती है। वृक्क में रुधिर की आपूर्ति। सप्लाई ऑफ ब्लड इन द किडनी। ऑर्टा से रीनल आर्टरी रुधिर को वृक्कों के भीतर ले जाती है। प्रत्येक वृक्क में वृक्क धमनी प्रवेश करने के बाद अनेक पतली शाखाओं में विभाजित हो जाता है जिसे वृक्क धमनियां अर्थात आर्टियोल्स कहते हैं। ये वृक्क धमनियां प्रत्येक नेफ्रॉन के बोमेन संपुट में प्रवेश करती हैं जिसे अभिवाही धमनियां अर्थात अफरेंट आर्टिरोल्स कहते हैं। अभिवाही धमनियां बार बार विभाजित होकर महीन कोशिकाओं अर्थात कैपिलरीज का एक गुच्छा बनाती हैं जिसे केशिका गुच्छा अर्थात ग्लोमेरुलस कहते हैं।
केशिकाएं केशिका गुच्छ के बाद पुनः संयोजित होकर अपवाही धमनी अर्थात इफरेंट आर्टेरोल्स बनाती हैं। अपवाही धमनियां बोमेन संपुट से निकलकर फिर बार बार विभाजित होकर महीन कोशिकाओं का जाल बनाती हैं जो नेफ्रॉन के विभिन्न जालिका भागों की ओर को ढक लेती हैं। कोशिकाएं पुनः संयोजित होकर वृक्क शिराएं अर्थात रीनल वेन्यूल्स बनाती हैं। ये वृक्क शिराएं अंततोगत्वा वृक्क शिरा में खुलती हैं। वृक्क शिरा वृक्क से रुधिर को इकट्ठा कर हृदय अर्थात हार्ट में पुनः वापस ले जाती हैं। नेफ्रॉन के कार्य करने की विधि। किडनी के भीतर नेफ्रॉन द्वारा दो महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं। ये है, पहला रुधिर से सभी उत्सर्जी पदार्थों को हटाना और दूसरा है रुधिर में आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखना। रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों को दो चरणों से हटाया जाता है। ये हैं फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन निस्यंदन अर्थात फिल्ट्रेशन की क्रिया केशिका गुच्छ में संपन्न होती है। केशिका गुच्छ अर्थात ग्लोमेरुलस में संपन्न होती है। केशिका गुच्छ अर्थात ग्लोमेरुलस एक छन्नी की तरह होता है। प्रत्येक मिनट में रक्त का लगभग 1 लीटर जिसमें 500 ml प्लाज्मा होता है ग्लोमेरुलस से होकर बहता है। इसका लगभग 10% भाग क्षमता है। अविवाही धमनियाँ जिसका व्यास अपवाही धमनियों से अधिक होता है, इसलिए केशिका गुच्छ में रक्त का दाब बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप छनने की क्रिया इसी उच्च दाब पर संपन्न होती है। उच्च दाब से छनने की इस क्रिया को अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन द्वारा रुधिर की प्लाज्मा से ग्लोमेरुलस द्वारा विभिन्न घटक छान लिए जाते हैं। रुधिर प्लाज्मा से जल, ग्लूकोज, खनिज लवण आदि छान लिए जाते हैं। केवल रुधिर कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन ही नहीं छन पाती और रुधिर में ही रह जाती है। छने हुए द्रव को फिल्ट्रेट कहते हैं। यह फिल्ट्रेट रुधिर प्लाज्मा की ही तरह होता है, किंतु इसमें रुधिर कोशिकाएं और प्लाज्मा प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। निस्यंद अर्थात फिल्ट्रेट बोमेन संपुट की गुहा में इकट्ठा होता है, जहां से यह नेफ्रॉन की नलिका में चला जाता है। इस फिल्ट्रेट के कारण रुधिर के बहुत अधिक लाभदायक घटक छान लिए जाते हैं, परंतु इसका निदान अगले चरण में हो जाता है। इस प्रकार के चयनात्मक फिल्ट्रेट को, जिसमें कुछ पदार्थ छाने जाते हैं और कुछ नहीं, डायलिसिस कहते हैं। प्रत्येक ग्लोमेरुलस एक डायलिसिस थैली का कार्य करती है। रीअब्जॉर्प्शन बोमेन संपुट में छनने के बाद रुधिर नेफ्रॉन के बाहर मौजूद कोशिकाओं के जाल से होकर प्रवाहित होता है। नेफ्रॉन की विभिन्न नलिकाओं से गुजरते समय निस्यंद में उपस्थित अनेक लाभदायक तत्वों को नलिकाओं के चारों ओर मौजूद रुधिर केशिकाएं द्वारा पुनः सोख कर रुधिर परिसंचरण में लौटा दिया जाता है। इस क्रिया को रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिल्टर से अधिकांश जल का अवशोषण परासरण अर्थात ऑस्मोसिस द्वारा होता है। अन्य अवशोषित होने वाले लाभदायक तत्व ग्लूकोज, विटामिन, हार्मोन, खनिज लवण आदि होते हैं। हाल की खोजों से पता चलता है कि 100 ml निस्यंद से लगभग 99 ml द्रव का अब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब्जॉर्प्शन के पश्चात कभी कभी नलिका की कोशिकाओं से कुछ उत्सर्जी पदार्थ स्रावित होते हैं जो निस्यंद में मिल जाते हैं। इसे ट्यूबुलर सीक्रेशन कहते हैं। इस फिल्ट्रेट को यूरिन कहते हैं। यूरिन की संरचना एवं प्रकृति। नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ यूरिन।
नेफ्रॉन या किडनी नलिका अर्थात वृक्क नलिका में रुधिर से छनकर आए जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को मूत्र कहते हैं। मनुष्य का मूत्र पारदर्शी एवं हल्के पीले रंग का होता है, द्रव होता है। इसका पीला रंग हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक पिगमेंट के कारण होता है। मूत्र के गंध का कारण इसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का होता है। एक सामान्य व्यक्ति में 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। सामान्यतः मूत्र की मात्रा मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए जल की मात्रा, भोजन की प्रकृति, उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति तथा वातावरणीय ताप पर निर्भर करती है। सामान्यतया ताज़ा मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान 4.8 से 8.6 के मध्य होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व जल से थोड़ा अधिक होता है। एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में जल की मात्रा 96%, यूरिया 2%, प्रोटीन, वसा, शर्करा एवं दूसरे कोलाइड्स 1.3% और यूरिक एसिड 0.5% के साथ अत्यल्प मात्रा में क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फेट, फास्फेट, सीसा, अमोनिया, आर्सेनिक, आयोडीन, नाइट्रोजन आदि पाए जाते हैं। ड्यूरेसिस मूत्र स्राव की मात्रा के बढ़ जाने को ड्यूरेसिस कहते हैं। वे पदार्थ जो इसको क्रियान्वित करते हैं उसे ड्यूरेटिक कहते हैं। यूरिया ड्यूरेटिक पदार्थ होता है जो मूत्रस्राव को बहुत अधिक प्रभावित करता है। मूत्रस्राव का सीधा संबंध सामान्य रक्त में यूरिया की मात्रा पर निर्भर करता है। मैनिटॉल, सुक्रोज, ग्लूकोज, कैफीन आदि अन्य ड्यूरेटिक पदार्थ हैं। फंक्शन ऑफ किडनी के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला, किडनी स्तनधारियों एवं अन्य कशेरुकी जंतुओं में उपापचय अर्थात मेटाबॉलिक प्रोसेस के फलस्वरूप उत्पन्न विशिष्ट विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। यह रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता अर्थात पीएच का नियंत्रण करता है। यह रक्त के परासरणी दाब तथा उसकी मात्रा का नियंत्रण करता है। यह रुधिर तथा ऊतक द्रव्य में जल एवं लवणों की मात्रा को निश्चित कर रुधिर दाब बनाए रखता है। रुधिर के विभिन्न पदार्थों का वर्णात्मक उत्सर्जन अर्थात सेलेक्टिव एक्सक्रीशन कर किडनी शरीर की रासायनिक अखंडता बनाए रखने में सहायक करता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने की अवस्था में विशेष एंजाइम के स्रवण से किडनी एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन द्वारा आरबीसी के तेजी से बनने में सहायक होता है। यह कुछ पोषक तत्वों के अवशेष भाग जैसे शर्करा, एमिनो एसिड आदि का निष्कासन करता है। यह बाहरी पदार्थों जैसे दवाइयाँ, विष इत्यादि जिनका शरीर में कोई प्रयोजन नहीं होता है का निष्कासन करता है। शरीर में परासरण नियंत्रण अर्थात ऑस्मो रेगुलेशन द्वारा वृक्क जल की निश्चित मात्रा को बनाए रखता है। लंग्स मनुष्य में वैसे तो फेफड़ा श्वसन तंत्र से संबंधित अंग है, लेकिन यह श्वसन के साथ साथ उत्सर्जन का भी कार्य करता है। लंग्स द्वारा 2 प्रकार के गैसीय पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प का उत्सर्जन होता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिनमें कुछ वाष्पशील घटक पाए जाते हैं का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा होता है। स्किन त्वचा में उपस्थित तैलीय ग्रंथियों एवं श्वेत ग्रंथियों क्रमशः सीबम एवं पसीने का स्रावण करती हैं। तैलीय ग्रंथियां सीबम का स्रावण करती हैं जबकि श्वेत ग्रंथियां पसीने का स्रावण करती है। सीबम एवं पसीने के साथ अनेक उत्सर्जित पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित हो जाते हैं। लीवर कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक एमिनो एसिड तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त
लीवर तथा स्प्लीन कोशिकाएं टूटी फूटी रुधिर कोशिकाओं को विखंडित कर उन्हें रक्त प्रवाह से अलग करती हैं। यकृत अर्थात लीवर कोशिकाएं हीमोग्लोबिन का भी विखंडन कर उन्हें रक्त प्रवाह से अलग करती हैं। यहाँ से वे मल के साथ बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार आंत भी इसमें भाग लेता है, शरीर से बाहर निकाल कर उत्सर्जन में मदद करता है। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरु रज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मुख्यतः मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु के द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र के कार्य। तंत्रिका तंत्र निम्नलिखित कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित करता है। यह समस्त मानसिक कार्यों का नियंत्रण करता है। यह जंतुओं को बाहरी वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। यह विभिन्न ग्रंथियों एवं ऊतकों के कार्यों में समन्वय बनाकर शरीर के आंतरिक पर्यावरण का नियमन करता है। मानव में तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तथा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मस्तिष्क अर्थात ब्रेन एवं मेरु रज्जु दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करते हैं। मस्तिष्क मेरु रज्जु का ही बढ़ा हुआ भाग है। मेरु रज्जु अर्थात मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, लय, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मनुष्य का व्यवहार नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। इस प्रकार ब्रेन संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष है। मानव का मस्तिष्क कोश अर्थात क्रेनियम के अंदर अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। क्रेनियम मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार 1400 ग्राम होता है। इसके चारों ओर मेनिन्जेस नामक एक आवरण पाया जाता है। यह आवरण 3 स्तरों का बना होता है। इस आवरण का सबसे बाहरी परत को ड्यूरामेटर, मध्य परत को अरेक्नॉइड तथा सबसे अंदर की परत को पायामेटर कहते हैं। मेनिन्जेल कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से बचाता है। मेनिन्जेज तथा ब्रेन के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य अर्थात फ्लूइड भरा होता है। मस्तिष्क की गुहा भी इसी द्रव्य से भरी रहती है। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखता है। यह मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। मानव का मस्तिष्क अन्य कशेरुकी से ज़्यादा जटिल और विकसित होता है। इसका औसत आयतन लगभग 1650 ml होता है। मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये हैं फोरब्रेन, मिड ब्रेन तथा हिंड ब्रेन।
फोरब्रेन या प्रोसेंसफेलम यह दो भागों में बटा होता है। सेरिब्रम पहला भाग है। यह मस्तिष्क के शीर्ष, पार्श्व तथा पश्च भागों को ढके रहता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग हिस्सा होता है। यह एक अनुदैर्ध्य खांच द्वारा दाएं और बाएं भागों में बटा होता है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध अर्थात सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका ऊतकों से बना कॉर्पस कैलोसस नामक रचना के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। गोलार्ध में अनेक अनियमिताकार उभरी हुई रचनाएं होती हैं, जिन्हें गायरस कहते हैं। दो गायरस के बीच अवनमन वाले स्थान को सल्कस कहते हैं। इसके कारण प्रमस्तिष्क वलकुट सेरिब्रल कॉर्टेक्स का बाहरी क्षेत्र सरफेस एरिया बढ़ जाता है। कॉर्टेक्स सेरिब्रम का बाहरी मोटा धूसर आवरण है, जिस पर अलग अलग निर्दिष्ट केंद्र होते हैं जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कुशलतापूर्वक करते हैं। यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में जब किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय सेरिब्रम द्वारा ही किया जाता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों में भी नियंत्रण रखता है। जिस व्यक्ति में सेरिब्रम औसत से छोटा होता है तथा गायरस एवं सल्कस कम विकसित होते हैं, वह व्यक्ति मंदबुद्धि का होता है। डाइएन्सेफलॉन यह अग्र मस्तिष्क का वह भाग है जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा ढका होता है। यह अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द व रोने की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मिडब्रेन और मेसेंसफ्लॉन यह भाग मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होता है। यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग है। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिकाएं कई समूहों में उपस्थित होती हैं। मध्य मस्तिष्क में संतुलन एवं आँख की पेशियों को नियंत्रित करने के केंद्र होता है। मध्य मस्तिष्क 2 भागों का बना होता है। यह है कार्पोराक्वाड्रिजेमीन एवं सेरिब्रल पेडंकल। कार्पोराक्वाड्रिजेमीन मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना है, जिसे कार्पोराक्वाड्रिजेमीन कहते हैं। ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण के केंद्र होते हैं। सेरिब्रल पेडंकल यह तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क को अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है। हिंडब्रेन या रोम्बेनसेफलॉन यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। यह अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम एवं मस्तिष्क स्टेम का बना होता है। सेरिबेलम इसे मेटेनसेफलॉन भी कहा जाता है। यह मुद्रा अर्थात पोस्चर, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। मस्तिष्क स्टेम अर्थात ब्रेन स्टेम, इसके अंतर्गत पॉन्स वेरिलाई एवं ऑब्लेंगाटा, मेडुला ऑब्लेंगाटा आते हैं।
पोन्स वैरोली तंत्रिका तंतुओं में निर्मित पोन्स वैरोली मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है। यह श्वसन रेस्पिरेशन मेडुला के अग्रभाग में स्थित होता है। यह रेस्पिरेशन को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा यह एक बेलनाकार रचना होती है जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क के पिछले सिरे से शुरू होकर रीढ़ की हड्डियों में न्यूरल कैनाल के अंदर से होता हुआ नीचे की ओर रीढ़ के अंत तक फैला रहता है। इसी में अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र स्थित होते हैं। मेडुला द्वारा आवेगों का चालन मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच होता है। मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं जो हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन अर्थात हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, श्वास रेट ऑफ रेस्पिरेशन का नियंत्रण करते हैं। मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं अर्थात रिएक्शन प्रोसेस जैसे कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, पाचन रसों के स्राव इत्यादि का नियंत्रण करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लोंगाटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर भी ड्यूरोमेटर, ऑर्गनॉइड तथा पायोमीटर का बना आवरण पाया जाता है। मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड बेलनाकार, खोखली तथा पृष्ठ एवं प्रतिपृष्ठ तल पर चपटी होती है। इसकी दोनों सतहों पर एक एक खांच पाई जाती है जिसमें क्रमशः डार्सल फिशर एवं वेंट्रल फिशर होते कहते हैं। मेरुरज्जु के मध्य एक सक्रिय नाल पाई जाती है जिसे केंद्रीय सेंट्रल कैनाल कहते हैं। सेंट्रल कैनाल में सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा होता है। केंद्रीय नाल के चारों ओर मेरुरज्जु का मोटा भाग दो भागों में बटा होता है। भीतरी स्तर को ग्रे मैटर तथा बाहरी स्तर को वाइट मैटर कहते हैं। ग्रे मैटर तंत्रिका कोशिकाओं, उनके डेंड्रॉन्स तथा न्यूरोलिया प्रवर्धों का बना होता है, जबकि वाइट मैटर मेड्यूलेटेड तंत्रिका तंतुओं और न्यूरोलिया प्रवर्धों का बना होता है। मेरुरज्जु के कार्य स्पाइनल कॉर्ड के प्रमुख कार्य हैं। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। यह मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र अर्थात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है जिन्हें क्रमशः कपालीय तंत्रिकाएं एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं एवं 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्तवाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम लैंगली महोदय ने 1921 में प्रस्तुत किया था। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं। ये हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र अर्थात सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों तंत्र केंद्रीय तथा परिधीय तंत्रों से पूर्णतया स्वतंत्र नहीं होते क्योंकि इनका निर्माण केंद्रीय एवं परिधीय तंत्रिका तंत्रों द्वारा ही होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसे थोरेकोलम्बर आउट फ्लो भी कहते हैं क्योंकि जो प्रोगेंग्लियोनिक तंतु होते हैं वह स्पाइनल कॉर्ड को
थोरेसिक तथा लंबर क्षेत्र में ही ज्वाइन करते हैं। यह एक जोड़ा गैंग्लियोनिक श्रृंखला को रखते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के दोनों ओर गर्दन से उधर तक रहता है। तंत्रिका तंतु गैंग्लिया को विसरल अंगों तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती है। वे तंत्रिका तंतु जो गैंग्लिया को केंद्रीय तंत्रिका तंत्रों से जोड़ते हैं उन्हें मेडुलेटेड तंत्रिका तंतु कहते हैं। प्री गैंग्लियोनिक तंत्रिका तंतु स्पाइनल कॉर्ड से निकलते तथा स्पाइनल तंत्रिकाओं की अधर मूल के पास होते हैं। ये तंत्रिका तंतु जो गैंग्लिया को अंगों से जोड़ते हैं उन्हें नॉन मेडुलेटेड तंत्रिका तंतु या पोस्ट गैंग्लियोनिक तंत्रिका तंतु कहते हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एसिटाइल कोलिन तथा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स सिम्फेथिन स्रावित करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यह युग्मित गैंग्लियोनिक श्रृंखला का बना होता है जो मस्तिष्क से आरंभ होता है तथा स्पाइनल कॉर्ड के सेक्रल भाग से भी उत्पन्न होता है। पेरीसिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक सिर, गर्दन और सेक्रल क्षेत्र में रहता है। यह उन सभी अंगों को नर्व सप्लाई करता है जिन्हें सिम्पैथेटिक सिस्टम सप्लाई करता है। सिम्पैथेटिक तथा पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका समान अंगों को नर्व सप्लाई करते हैं किंतु इनका असर एक दूसरे से विपरीत होता है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कार्य हैं। आँख की पुतलियों को फैलाता है। यह श्वेत ग्रंथियों से पसीने के स्राव को बढ़ाता है। लार ग्रंथियों के श्रवण को कम करता है। हृदय स्पंदन को बढ़ाता है। त्वचीय रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ता है जिससे त्वचा पीली हो जाती है और रक्त दाब बढ़ जाता है। यह उन रुधिर वाहिनियों को फैलाता है जो हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ों तथा कंकालीय पेशिकाओं को संवहनित करता है। यह एड्रिनल श्रावण को बढ़ाता है। मूत्राशय की पेशियों को फैलाता है। लैक्राइमल ग्रंथियों के श्रावण को बढ़ाता है। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। शुगर के स्तर को बढ़ाता है। यह आहार नाल के क्रमानुसंकुचन को कम करता है। पाचन ग्रंथियों के श्रवण को कम करता है। यह गुदा के स्फिंक्टर को सिकोड़ता है। इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं। श्वसन दर को तीव्र करता है। रक्त दाब को बढ़ाता है। रुधिर में आरबीसी की संख्या में वृद्धि करता है। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कार्य हैं। यह आँख की पुतलियों अर्थात प्यूपिल को सिकोड़ता है। श्वेत ग्रंथियों में पसीने के स्राव को घटाता है। लार ग्रंथियों के श्रावण को बढ़ाता है। हृदय स्पंदन को घटाता है। सभी रुधिर वाहिनियों को फैलाता है। एड्रिनल श्रवण को कम करता है। मूत्राशय की पेशियों को सिकोड़ता है। लैक्राइमल ग्रंथियों के श्रवण को कम करता है। रक्त में शुगर के स्तर को कम करता है। आहार नाल के क्रमाकुंचन को बढ़ाता है। पाचन ग्रंथियों के श्रवण को बढ़ाता है। गुदा के स्फिंक्टर को फैलाता है। इसकी क्रिया से रोंगटे खड़े नहीं होते हैं। श्वसन तंत्र को कम करता है। ब्लड प्रेशर को कम करता है। आरबीसी की संख्या में कमी करता है। तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम एवं सुख की स्थिति उत्पन्न करता है। रिफ्लेक्स एक्शन, इन्हें स्पाइनल प्रतिक्षेप भी कहा जाता है। बाह्य द्वीपों के प्रति होने वाली यंत्रवत तत्काल एवं अविवेचित अनुक्रिया जिसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं में हम जो कुछ भी करते हैं उन पर विचारों का नियंत्रण नहीं होता है। घुटने का झटका, खांसना, जम्हाई लेना, पलकों का झपकना, छींक आना, डर से कांपने लगना, खाने की वस्तु देखकर मुंह में पानी आना, ठंड से कांपना,
बुरी खबर सुनकर हृदय की धड़कनें तेज होना आदि सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन के उदाहरण हैं। सामान्यतः ये क्रियाएं रीढ़ रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं में उद्दीपनों या संवेदनाओं को त्वचा या अन्य ग्राही अंगों से संवेदना मार्ग द्वारा मेरु रज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ से संवेदना प्राप्त कर उचित आदेश निर्गत होते हैं। ये आदेश प्रेरक मार्ग से होते हुए फिर अभिवाही अंगों में पहुँचते हैं, जहाँ तंत्रिका तंत्र के आदेशानुसार कार्य होते हैं। आवेग संचरण के संपूर्ण पथ को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अधिकतर प्रतिवर्तन मेरु रज्जु से संबद्ध होते हैं, इसलिए उन्हें मेरु प्रतिवर्तन भी कहते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र मनुष्य तथा उच्च जंतुओं जैसे कशेरुकियों एवं कुछ अकशेरुकियों में शरीर के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र सुविकसित होता है, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। लिक्विड कंपाउंड टिश्यू होता है। यही तरल रुधिर पदार्थों के परिवहन या परिसंचरण हेतु एक माध्यम प्रदान करता है। परिसंचरण तंत्र में रुधिर के अतिरिक्त एक केंद्रीय पंप अंग होता है, जिसे हार्ट कहते हैं, और ब्लड वेसल्स होती हैं। इन्हीं रुधिर वाहिनियों के भीतर अर्थात ब्लड वेसल्स के भीतर रुधिर निरंतर प्रवाहित होता रहता है। परिसंचरण तंत्र के कार्य ये पोषक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, वसीय अम्ल, विटामिन आदि का अवशोषण कर केंद्र से शरीर के विभिन्न अंगों तक परिवहन करता है। यह नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि का शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जी अंगों तक परिवहन करता है। यह हार्मोन का अंतःस्रावी ग्रंथि से लक्षित अंगों तक परिवहन करता है। यह फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं एवं ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के अवयव अर्थात एलिमेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रुधिर परिसंचरण तंत्र मुख्यतः 3 अवयवों का बना होता है: हार्ट, ब्लड वेसल्स तथा ब्लड। हृदय यह मोटा पेशी व रुधिर को शरीर में प्रवाहित करने वाला अंग होता है। ब्लड वेसल्स रुधिर नलिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: आर्टरीज मोटी पेशीय तथा लचीली भित्ति युक्त से वे रुधिर नलिकाएं जो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं आर्टरीज कहलाती हैं। शरीर में गहराई में स्थित होते हैं तथा इनमें कोई वाल्व नहीं पाया जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज के अतिरिक्त सभी आर्टरीज में ऑक्सीकृत रुधिर अर्थात शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। मनुष्य में रुधिर अधिक दाब से अधिक गति से बहता है। धमनियों की गुहा अर्थात ल्यूमेन छोटी होती हैं तथा इनकी भित्तियां ना पिचकने वाली होती हैं। धमनियों के अर्थात आर्टरीज के ट्यूनिका मीडिया मध्य स्तर में अधिक पेशी तंतु पाए जाते हैं। जंतु की मृत्यु के बाद आर्टरीज खाली हो जाती हैं। आर्टरीज ब्लड को बांटती हैं। वेन्स ये पतली तथा कम लचीली भित्ति वाली रुधिर नलिकाएं हैं जो विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाती हैं। ये शरीर में अधिक गहराई में नहीं होती हैं। इनमें रुधिर की विपरीत गति को रोकने हेतु एक वाल्व पाए जाते हैं। इनमें रुधिर कम दाब एवं कम गति से बहता है। पल्मोनरी वेन्स के अतिरिक्त सभी शिराओं अर्थात वेन्स में अनॉक्सीकृत रुधिर अर्थात अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होते हैं।
सिराओं की ल्यूमेंस बड़ी होती हैं, इनकी भित्तियाँ पिचकने वाली होती हैं। सिराओं के ट्यूनिका मीडिया में अपेक्षाकृत कम पेशी तंतु पाए जाते हैं। जंतु की मृत्यु के बाद भी इनमें रुधिर रहता है। वेन्स रुधिर को एकत्रित करने का कार्य करता है। ब्लड कैपिलरीज ये सबसे पतली रुधिर नलिकाएं हैं जो धमनियों अर्थात आर्टरीज को वेन्स से जोड़ती हैं। प्रत्येक वाहिनी चपटी कोशिकाओं की एक परत से बनी होती है। ये पोषक पदार्थों, वर्ज्य पदार्थों, गैस आदि पदार्थों को रुधिर एवं कोशिका के बीच आदान प्रदान करने में सहायक होता है। ब्लड यह तरल वैस्कुलर संयोजी अर्थात कंपोजिट टिश्यू होता है जिसमें रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन आदि उपस्थित होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के प्रकार। रुधिर परिसंचरण तंत्र के दो प्रकार होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर कुछ समय के लिए रुधिर नलिकाओं में उपस्थित रहता है तथा अंत में रुधिर नलिकाओं से खुले स्थान में आ जाता है। इस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तिलचट्टा, प्रॉन, कीट, मकड़ी आदि में पाया जाता है। इस प्रकार के रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर कम दाब तथा कम गति से बहता है। इस प्रकार के रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर परिसंचरण चक्र कम समय में पूर्ण हो जाता है। जैसे तिलचट्टे में रुधिर परिसंचरण चक्र केवल 5 से 6 मिनट में पूर्ण हो जाता है। और दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है। इसमें रुधिर अधिक दाब एवं अधिक गति से बहता है। इसमें पदार्थों का आदान प्रदान टिश्यू फ्लूइड द्वारा होता है। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। मनुष्य में विकसित बंद तथा दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र दो भागों में से मिलकर बना होता है। ये है पहला होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। इस तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ रुधिर का रक्त होता है। रुधिर या रक्त होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र का भाग। रुधिर परिसंचरण तंत्र के मुख्य 3 भाग होते हैं। हार्ट यह केंद्रीय पंप अंग है जो संपूर्ण शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। मनुष्य का हृदय एक मांसल कॉनिकल अंग है। मैस्कुलर तथा कॉनिकल अंग है। यह पसलियों के नीचे और लंग्स के बीच में स्थित होता है। हृदय झिल्ली की बनी एक थैली के भीतर रहता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इसमें एक द्रव भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। यह द्रव हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं जो दाएं और बाएं ऑरिकल्स में बटा होता है। ऑरिकल तथा दाएं एवं बाएं निलय अर्थात वेंट्रिकल में बटा होता है। दायां और बायां आलिंद हृदय के चौड़े अग्रभाग में होते हैं तथा इसके दोनों एक विभाजिका या सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। इस विभाजिका को इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। दायां और बायां निलय हृदय के संकरे पश्च भाग में स्थित होता है तथा ये दोनों एक दूसरे से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा अलग होते हैं। दोनों आलिंद की दीवार पतली होती है जबकि निलय की दीवार उनकी अपेक्षाकृत मोटी होती है। बाएं निलय की दीवार दाएं निलय की दीवार की अपेक्षा तिगुनी या चौगुनी मोटी होती है। दायां आलिंद दाएं निलय के एक छिद्र के द्वारा खुलता है। जिसे राइट ऑरिक्यूलो
और वेंट्रिकुलर कहते हैं, वेंट्रिकुलर अपार्चर कहते हैं। एक छिद्र पर एक त्रिदली कपाट अर्थात ट्रिक्यूस्पिड वाल्व पाया जाता है, जो रक्त को दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाने तो देता है लेकिन वापस नहीं आने देता। इसी प्रकार बायां आलिंद बाएं निलय में बाएं आलिंद निलय छिद्र अर्थात लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्युलर अपार्चर के द्वारा खुलता है। इस छिद्र पर एक बाइक्यूस्पिड वाल्व या मिस्टर वाल्व होता है, जो रक्त को बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाने तो देता है किंतु विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोकता है। दाएं निलय के अगले भाग की बाईं ओर से एक बड़ी पल्मोनरी आर्क निकलती है। पल्मोनरी आर्क के निकलने के स्थान पर 3 सेमील्यूनर वाल्व होता है। इस वाल्व के कारण रुधिर दाएं निलय से पल्मोनरी आर्क में जाता तो है परंतु फिर वापस नहीं आ सकता। पल्मोनरी आर्क आगे की ओर दाईं और बाईं पल्मोनरी आर्टरीज में बंट जाता है, जो रुधिर को फेफड़ों में ले जाते हैं। बाएं निलय के अगले भाग के दाएं कोने से आर्टिक आर्क निकलता है। इस महाधमनी के उद्गम स्थान पर भी 3 अर्धचंद्राकार वाल्व सेमील्यूनर वाल्व होते हैं, जो रुधिर को बाएं निलय से महाधमनी की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। शरीर के सभी भागों लंग्स को छोड़कर भागों में जाने वाले धमनियों अर्थात आर्टरीज महाधमनी चाप से ही निकलती हैं। दाएं आलिंद में 2 प्रीकैवल वेन्स तथा एक पश्च अर्थात पोस्ट कैवल वेन्स खुलती हैं, जो शरीर के सभी अंगों में अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में लाती हैं। बाएं आलिंद में पल्मोनरी वेन्स खुलती है, जो लंग्स में शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में लाती हैं। मनुष्य का हृदय, महाशिरा, महाधमनी, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट ऑरिकल, आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, ये है पुरकुंजे फाइबर बंडल के साथ बायां निलय इंटरमेंट्रिकल स्ट्रिप, दायां निलय कॉर्डी टेंडिनी, दायां आलिंद साइनो ऑरिकुलर नोड। हृदय की क्रियाविधि। शरीर में रुधिर का परिसंचरण हृदय की पंप क्रिया द्वारा संपन्न होता है। हृदय के कार्य करने की 2 अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था को सिस्टोल कहते हैं, जिसमें निलय संकुचित होते हैं और उनमें भरे रुधिर को महाधमनियों में पंप करता है। द्वितीय अवस्था को डायस्टोलिक कहते हैं, जिसमें निलय फैलते हैं तथा आलिंद से रुधिर प्राप्त करते हैं। एक सिस्टोल तथा एक डायस्टोल मिलकर एक हार्टबीट का निर्माण करते हैं। एक सामान्य या स्वस्थ मनुष्य का हृदय विश्राम की अवस्था में औसतन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, परंतु कड़ी मेहनत या व्यायाम के फलस्वरूप यह धड़कन बढ़कर 1 मिनट में 180 बार तक हो सकती है। हृदय एक धड़कन में लगभग 70 मिलीमीटर रुधिर पंप करता है। रुधिर के इस आयतन को स्ट्रोक आयतन कहते हैं।
हृदय की धड़कन के समय दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं और फिर दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं। हृदय की धड़कन दाहिने आलिंद के ऊपरी भाग में स्थित ऊतकों के एक समूह से शुरू होता है, जिसे शिरा आलिंद नोड अर्थात सीनियोरिकुलर नोड कहते हैं। इसे ही पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। हृदय के भीतर संकुचन एवं अनुशिथिलन का आवेग अर्थात इम्पल्स का प्रसारण विद्युत रासायनिक तरंग के रूप में होता है, जो शिरा आलिंद अर्थात एन से प्रारंभ होकर निलयों तक जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नामक उपकरण द्वारा ईसीजी नामक उपकरण द्वारा हृदय की धड़कन के दौरान वैद्युत परिवर्तन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इस ग्राफीय रिकॉर्ड को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। हृदय का स्पंदन अर्थात हार्ट बीट। हृदय के क्रमिक या नियमित संकुचन को हृदय स्पंदन कहते हैं। मनुष्य में हृदय सामान्यतः 72 बार प्रति मिनट स्पंद करता है, जिसमें लगभग 5 लीटर रुधिर का पंपिंग होता है। सर्वप्रथम दाएं एवं तुरंत बाएं आलिंद में संकुचन होता है, जिसके कारण रुधिर आलिंदों से निलयों में पंप हो जाता है। दाएं एवं बाएं निलयों में एक साथ तीव्र आकुंचन होता है और निलयों का रुधिर धमनियों में चला जाता है। हृदय की धड़कन का नियमन। हृदय की धड़कन एक स्वचालित क्रिया है जो शिरा आलिंद नोड अर्थात ऑरिक्यूलर नोड से प्रारंभ होता है। यह क्रिया रोमेंस फैलॉन के मेडुला ऑब्लांगाटा में उपस्थित एक नियंत्रण केंद्र के नियंत्रण में होता है। इस केंद्र को कार्डियक सेंटर कहते हैं। हार्मोन में थायरॉक्सिन एवं एड्रिनेलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। तंत्रिकीय एवं हार्मोनल नियमन के अलावा शरीर में उपस्थित कुछ रासायनिक पदार्थ भी हृदय की गति को नियंत्रित करते हैं। रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के पीएच को कम करके हृदय की गति को बढ़ाती है, अतः एसिडिटी हृदय की गति को अधिक तथा क्षारीयता हृदय की गति को कम करता है। ए अधिक करता है तथा सैलिनिटी कम करता है हार्ट बीट को। रुधिर वाहिकाएं या रुधिर वाहिनियां ब्लड वेसल्स। मानव शरीर में रुधिर का संचरण आर्टरीज तथा वेन्स के द्वारा होता है तथा रुधिर ब्लड कैपिलरीज धमनियों एवं शिराओं को जोड़ती हैं। आर्टरीज जो रुधिर वाहिनियां हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, उसे आर्टरीज कहते हैं। इनमें सामान्यतः शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रुधिर होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय पल्मोनरी आर्टरीज के जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनियों की दीवारें अपेक्षाकृत मोटी, पेशीय तथा लचीली होती हैं। इस कारण धमनियां सिकुड़ और फैल सकती हैं तथा इनमें काफ़ी दाब अर्थात प्रेशर के सहन करने की क्षमता होती है। जब हृदय रुधिर को धमनियों में पंप करता है उस समय दाब काफ़ी उच्च होता है, अतः धमनियों में रुधिर परिसंचरण झटके से तथा तेजी से होता है। वेन्स वे रुधिर वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर वापस लाती हैं, उन्हें वेन्स कहते हैं। इसकी भित्ति पतली होती है, इनकी दीवारों में अपेक्षाकृत कम पेशीय होती हैं। इनकी आंतरिक गुहा अपेक्षाकृत काफ़ी चौड़ी होती हैं। अधिकांश शिराओं में अर्थात वेन्स में नवचंद्राकार कपाट होते हैं जो रुधिर को वापस विपरीत दिशा में लौटने नहीं देते। शिराएं नीले रंग की प्रतीत होती हैं। त्वचा में
पीले वर्णक अर्थात पिगमेंट के कारण शिराओं के बहने वाले गाढ़े लाल रंग का रुधिर नीला प्रतीत होता है। त्वचा में उपस्थित पिगमेंट वेंस नीला प्रतीत होता है। शिराओं में सामान्यतः अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर इम्प्योर ब्लड बहता है, सिवाय पल्मोनरी वेंस के जिसमें शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। आर्टरी तथा वेंस, ये रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाते हैं। ये रुधिर को अंगों से हृदय में लाते हैं। ये लाल रंग की होती हैं। ये गहरे लाल या नीले बैंगनी रंग की होती हैं। इनमें वाल्व नहीं पाया जाता, इनमें वाल्व पाया जाता है। ये शरीर में गहराई में स्थित होते हैं। ये शरीर की ऊपरी सतह में स्थित होते हैं। इनकी दीवारें मोटी तथा पेशीय होती हैं। इनकी दीवारें पतली तथा लचीली होती हैं। इनकी आंतरिक गुहा सक्रिय होती है। इनकी आंतरिक गुहा अपेक्षाकृत चौड़ी होती है। ये खाली होने पर पिचकती नहीं है। ये खाली होने पर पिचक जाती हैं। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है और पल्मोनरी शिरा को छोड़कर सभी शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होता है। ब्लड कैपिलरीज, रुधिर कोशिकाएं बहुत ही महीन रुधिर वाहिनियां होती हैं। इसकी भित्ति की मोटाई केवल एक कोशिकीय स्तर की होती है। इनका व्यास लाल रुधिर कोशिकाओं अर्थात आरबीसी से बहुत थोड़ा ही अधिक होता है। इस कारण आरबीसी इसके भीतर केवल एक पंक्ति में व्यवस्थित होकर ही गुजर सकती है। रुधिर केशिकाओं का निर्माण अर्थात फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज। धमनियां शाखाओं में बटी होती हैं जिन्हें आर्टियोल्स कहते हैं। ये विभिन्न ऊतकों में प्रवेश कर महीन शाखाओं में विभाजित होकर कैपिलरीज बनाती हैं। ये केशिकाएं फिर संयोजित होकर वेन्यूल्स का निर्माण करती हैं और वेन्यूल्स संयोजित होकर वेंस का निर्माण करती हैं। ऊतकों में विभिन्न पदार्थ जैसे भोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के विसरण द्वारा आदान प्रदान इस रुधिर वाहिकाओं द्वारा ही होता है। बहुत से अर्थों में संपूर्ण शरीर में फैले रुधिर केशिकाओं के जाल रुधिर परिसंचरण के सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं, क्योंकि यहीं पर रुधिर और ऊतक की कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ब्लड प्रेशर, हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब ब्लड प्रेशर कहलाता है। इस दाब को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो निलयों के संकुचन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। यह संकुचन दाब उतना ही होता है जितना 120 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न होता है। इसके ठीक विपरीत अनुशीतलन अर्थात डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जो निलय के अनुशीतलन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है जब रुधिर ऑरिकल से निकल वेंट्रिकल में प्रवेश कर जाता रहा होता है। यह दाब सामान्यतः 80 mmHg होता है। Hg के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। अतः एक स्वस्थ मनुष्य में संकुचन और अनुशीतलन दाब अर्थात रुधिर दाब 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक होता है। विभिन्न व्यक्तियों में रुधिर दाब कम उम्र, लिंग, आनुवंशिकता, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति तथा अन्य कई कारणों से अलग अलग होता है। रुधिर दाब की माप एक विशेष उपकरण द्वारा की जाती है। यह उपकरण स्फेग्नोमैनोमीटर कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार उच्च रुधिर दाब अर्थात 150 से 90 mmHg से पीड़ित है तो यह अवस्था हाइपरटेंशन कहलाती है। उच्च रुधिर दाब के लिए अधिक भोजन, भय, चिंता, दुख आदि कारक उत्तरदायी होते हैं। हाइपरटेंशन की अवस्था में कभी कभी
रक्त ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, जिससे आंतरिक इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। इसके कारण कभी कभी हार्ट स्ट्रोक भी हो जाता है। हाइपरटेंशन के कारण जब मस्तिष्क की रक्त कोशिकाएं फट जाती हैं, तब मस्तिष्क को रक्त और उसके साथ ऑक्सीजन तथा पोषण उचित मात्रा में नहीं मिल पाता। इससे मस्तिष्क समान रूप से काम करना बंद कर देता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार निम्न रुधिर दाब 150 mmHg से पीड़ित है तो यह अवस्था हाइपोटेंशन कहलाती है। हाइपोटेंशन में हृदय की संकुचन अवस्था और तीव्रता दोनों में कमी आ जाती है, धमनियां फैल जाती हैं और रक्त की कमी हो जाती है। यही कारण है कि रक्त का दाब कम हो जाता है। रुधिर दाब को सर्वप्रथम एस हेल्स ने 1733 में घोड़े में मापा था। लसिका परिसंचरण तंत्र अर्थात लिम्फ लसिका कोशिकाओं के चारों ओर द्रव की एक पतली परत होती है, जिसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। रुधिर एवं कोशिकाओं के मध्य होने वाले पदार्थों का आदान प्रदान इसी ऊतक के माध्यम से होता है। वास्तव में रुधिर कोशिकाओं से पदार्थ जैसे भोजन, ऑक्सीजन आदि सबसे पहले इसी ऊतक द्रव में ही विसरित होता है और तब ऊतक द्रव से कोशिकाओं में। इसी प्रकार कोशिकाओं का पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया आदि पहले इसी ऊतक द्रव में विसरित होते हैं, फिर इस द्रव से रुधिर कोशिकाओं में। यह ऊतक द्रव वाहिनियों में एकत्रित होता है।